हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम अपने चैनल पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 की सीरीज़ रन कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप जाके उसको चेक कर लीजिए। बिफोर सीइंग दिस लेक्चर आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 के सेक्शन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 8A से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 8A हमें क्या बोल रहा है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो where after the conclusion of the preliminary inquiry relating to corruption of public servant belonging to group C and group D official of the central government, the finding of the commission disclosed after giving an opportunity of being heard to public servant a prima facie violation of conduct rules relating to the Corruption under Prevention of Corruption Act of 1988 by such public servant, the commission shall proceed with one or more of the following action namely। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जहाँ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंक्लूड हुई है, किससे रिलेटेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी? करप्शन किसका? पब्लिक सर्वेंट का, जो कि बिलोंग करता है ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिशियल का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। और कमीशन की फाइंडिंग क्या डिस्क्लोज कर रही है कि ये प्राइमा फेसी दिखा रही है कि उसने कंडक्ट और रूल्स जो है ना वो वॉयलेट किए हैं। प्राइमा फेसी ये रिजल्ट है और इससे पहले कि इस नतीजे पर पहुंचे वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया गया है उस पब्लिक सर्वेंट को, जो ग्रुप सी या ग्रुप डी का एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का। और वो जो है वो किसका कंडक्ट वॉयलेट कर रहा है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 का वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो वॉयलेट कर रहा है रूल्स। ठीक है, तो जो है कमीशन जो है वो प्रोसीड करेगी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो वैसे जो एम्प्लॉई है ना, वैसे जो पब्लिक सर्वेंट है उन पे एक्शन लिया जाएगा और इनमें से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, एक भी एक्शन लिया जा सकता है या एक से ज़्यादा एक्शन लिया जा सकता है, जो नीचे दिया गया मेंशन किया है। क्या है? फर्स्ट चीज़ है कि वो कॉज एंड इन्वेस्टिगेशन बाय एन एजेंसी और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एज द केस विल बी। सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है किसी एजेंसी के द्वारा या दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन करा सकती है कमीशन। दूसरी चीज़ जो बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है कि इनिशिएट कर सकता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और कोई अदर प्रोसीडिंग एक्शन भी उस कंसर्न पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कराएगी और अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जा सकता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, फिर जो थर्ड है वो बता रहा है क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट एंड प्रोसीड अगेंस्ट द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो क्या बोल रहा है? क्लोजर कर सकते हैं, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ना पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, उसका क्लोजर कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट चलाया जाएगा सेक्शन नंबर 46 के अंदर, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर है 2013 का। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ कराया जा सकता है कमीशन के द्वारा, या तीनों के तीनों या तीनों में से कोई दो भी एक्शन लिया जा सकता है। क्या? इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया सकता है और ये प्रोसीडिंग क्लोज करके सेक्शन 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है। ठीक है, क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि आपने जो है ना कंडक्ट और रूल वॉयलेट किए हैं, जो कि प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट ऑफ 1980 में दी है और आप एक पब्लिक सर्वेंट हो ग्रुप सी और ग्रुप डी के। ठीक है, तो ये एक्शन लिया जा सकता है। अब इसका क्लॉज 2 बोल रहा है कि जितनी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, जो कि सबसेक्शन 1 में रेफर की है, वो ऑर्डिनरी कंप्लीट किया जाएगा 90 डेज़ के अंदर। ठीक है, 90 डेज़ के अंदर आपको ये जो इंक्वायरी है ना वो कंप्लीट करनी है और रीज़न रिकॉर्ड करना है राइटिंग में। अगर आपको फर्दर पीरियड चाहिए 90 डेज से ज़्यादा, तो राइटिंग में रिकॉर्ड करके फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज तक एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कि ओरिजिनल पीरियड 90 डेज और प्लस अगर आपको आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अगर सफिशिएंट रीज़न है आपके पास तो रीज़न रिकॉर्ड करके फर्दर 90 डेज यानी कि टोटल 180 डेज तक आप इंक्वायरी कर सकते हो इन मैक्स।
ठीक है, और वो किस दिन से 90 डेज, जिस दिन से रिसीव्ड हुआ है वो कंप्लेन उस दिन से 90 डेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉज 2। अब हम आते हैं 8B पे, जिसमें बताया जा रहा है एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब एक्शन लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन पे जो कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। तो इन केस ऑफ कमीशन decides to proceed to investigate into the complaint under clause A of subsection 1 of 8A, it shall direct any agency including Delhi Special Police Establishment to carry out the investigation as expeditiously as possible to complete the investigation within a period of 6 months from the date of its order and submit the investigation report containing its finding to the commission। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है 8B में कि सबसे पहले तो हमने इंक्वायरी देखी कि इंक्वायरी जो है 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए और रीज़न रिकॉर्ड करके फर्दर 90 डेज़ का पीरियड ले सकते हैं। अब 8B में बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में 8A के, वो जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो कितने दिन तक कंप्लीट होनी चाहिए, वो 6 मंथ तक इन्वेस्टिगेट कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो 6 मंथ है वो किस दिन से, जिस दिन से इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दी गई है उस दिन से आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो और 6 महीने के अंदर अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आप रिपोर्ट जो है वो कमीशन को दे दो, कमीशन को रिपोर्ट देना है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है 8B में। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करेगा, या तो एजेंसी करेगी, ठीक है, उसमें इंक्लूड करेगा एजेंसी में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो ये दोनों कर सकते हैं। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो बोल रहा है जो कमीशन जो है ना एक्सटेंशन भी ले सकती है इस पीरियड का 6 मंथ का, रीज़न रिकॉर्ड करके राइटिंग में कितने दिन का, फर्दर 6 मंथ की पीरियड ये एक्सटेंशन में ले सकती है। यानी कि इंक्वायरी के लिए आपको मिला पीरियड 90 डेज़ प्लस 90 डेज़। ठीक है, फर्दर, और इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको मिला 6 मंथ प्लस फर्दर 6 मंथ, बट रीज़न दोनों में रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में, तभी आपको मिलेगा। जेन्युइन रीज़न होगा ना तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ये एक्सटेंशन। राइटिंग इग्नोर करिएगा। अब जो है हमारा क्लॉज 2 बता रहा है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 173 ऑफ CRPC 1973, एनी एजेंसी इंक्लूडिंग द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस रेफर्ड टू इट बाय कमीशन सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द कमीशन। अब बताया जा रहा है कि 173 ऑफ CRPC में कुछ भी दिया हो, ठीक है, जो कि हमें चार्जशीट के बारे में बता रहा है, तो उसमें कुछ भी दिया हो, कोई भी एजेंसी जो है जिसमें कि इंक्लूड करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या करेगा, शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस रेफर्ड टू इट बाय कमीशन। अब जो भी कमीशन ना केसेस रेफर करेगी एजेंसी को या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ना कमीशन को सबमिट करेगा। अब मान लो 173 में दिया गया है चार्जशीट में जो भी है चार्ज फाइल करके वो मजिस्ट्रेट को दे देता है, बट इसमें वो फॉलो नहीं होगा कि, और इसमें क्या फॉलो होगा, इसमें बोलेगा एजेंसी को कमीशन ने ऑथराइज़ किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट भी सबमिट करेगी कमीशन को ही। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 बोल रहा है हमारा। अब 3 बोल रहा है कि कमीशन जो है ना कंसीडर करेगा हर एक रिपोर्ट को जो भी वो रिसीव करेगा सबसेक्शन 2 के अंदर, किसी भी एजेंसी जिसमें इंक्लूड करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो इससे जो भी एजेंसी से वो रिपोर्ट रिसीव करेगा उसको कमीशन कंसीडर करेगा और डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली और फाइल करेगा चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट। अगर उसको लग रहा है कि केस बन रहा है तो वो चार्जशीट फाइल करेगा, और अगर उसको लग रहा है कि कोई केस ही नहीं बन रहा तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा, किसके सामने, स्पेशल कोर्ट के सामने, उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कोई अदर अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, अगेंस्ट उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, रिपोर्ट सबमिट कर दिया कमीशन को, तो कमीशन अब क्या करेगी, कमीशन या तो फाइल कर देगी चार्जशीट अगर केस बन रहा है, अदरवाइज क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी। और दूसरी चीज़ वो कर सकती है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चला सकती है, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है 8B।
अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो हमें बता रहा है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन। तो कमीशन की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है? तो जो प्रोसीडिंग्स है ना कमीशन की, वो कंडक्ट होती है अपने हेडक्वार्टर पे। तो जो भी कमीशन की हेडक्वार्टर है वहाँ पे कंडक्ट होता है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फिर सेकेंड क्लॉज बता रहा है कि कमीशन जो है ना बाय यूनैनिमस डिसीजन रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज ऑल्सो एलोकेट फॉर इट्स बिजनेस अमॉन्ग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो कमिश्नर जो है ना, कोई भी डिसीजन जो लेगी अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का, जो ट्रांजैक्शन होता है कमीशन का, जिसमें एलोकेट करते हैं बिजनेस को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच में और अदर विजिलेंस कमीशन के बीच में, जब एलोकेट करते हैं बिजनेस की, किसको क्या बिजनेस काम मिलने वाला है, क्या चीज़ें एलोकेट होंगी किसको, तो इस बेसिस पे ना कमीशन यूनैनिमस डिसीजन लेता है। यूनैनिमस डिसीजन मतलब सबकी सहमति से ही डिसीजन लिया जाता है कि किसको क्या कार्य मिलने वाला है, एलोकेशन कैसे होगा उनके बिजनेस का। अब सबसेक्शन 3 में बताया जा रहा है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑल बिजनेस ऑफ द कमीशन शैल एज फार एज पॉसिबल बी ट्रांजैक्टेड यूनैनिमसली। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो भी सबसेक्शन 2 में दिया है उसको छोड़ के क्या है, जितनी बिजनेस जो होंगे ना कमीशन की, जितना पॉसिबल है ये माना जाएगा, ये यूनैनिमस ही करने की कोशिश की जाएगी, सबकी इच्छा से ही डिसीजन लिया जाना चाहिए जितना पॉसिबल है। अब कोई एक मेंबर है, कोई कमिश्नर है, कोई विजिलेंस कमिश्नर है, वो अड़ गया है कि मैं तो नहीं मानूंगा, इस बात से मैं हिलूंगा नहीं, तो फिर वैसे सर्कमस्टांसेस में बाकी सारे जो है वो मान गए किसी एक पर्टिकुलर बात को, और एक पर्सन के कारण हम अपनी डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, बट जितनी चाहे कोशिश करनी है कि यूनैनिमस ही डिसीजन लिया जाए। बट सबसेक्शन 2 को छोड़ के, सबसेक्शन 2 में तो यूनैनिमस ही डिसीजन लेना है बिजनेस एलोकेशन के लिए। फिर जो है सब क्लॉज 4 है, वो क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 इफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड अदर विजिलेंस कमीशन डिफर्स इन ओपिनियन ऑन एनी मैटर सच मैटर शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली टू द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। अब इसमें बताया जा रहा है कि सबसेक्शन 3 को छोड़ दो, जो डिसीजन होगा ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का और विजिलेंस कमिश्नर का, वो डिफ़र कर रहा है। मान लो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कुछ ए बात बोल रहा है, विजिलेंस कमिश्नर बी बात बोल रहा है, अब दोनों एक दूसरे की बातों पे अग्री ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, इन दोनों का ओपिनियन बिल्कुल डिफ़र कर रहा है, तो ऐसे केस में ना मेजोरिटी की जो डिसीज़न है उसको फॉलो की जाएगी, ठीक है, मेजोरिटी की डिसीज़न प्रिवेल करेगी। अब आता है हमारा सबसेक्शन 5, इसमें बता रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और if for any reason he is unable to attend any meeting of the commission, the senior most vigilance commissioner present at the meeting shall preside at the meeting। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ना किसी भी वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो जो भी सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर होगा वो प्रिसाइड कर लेगा मीटिंग को, और वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग। फिर सब क्लॉज 6 बोल रहा है कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय द रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन और एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एज अ विजिलेंस कमिश्नर और एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द कमीशन नॉट अफेक्टेड बाय द मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। तो सब क्लॉज 6 बोल रहा है कि कोई भी एक्ट जो है और प्रोसीडिंग्स जो है कमीशन के द्वारा, ये जो कमीशन है उसके द्वारा जो है वो इनवैलिड नहीं होगी, किसी भी सूरत में इनवैलिड नहीं होगी, बस इस कारण से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उस कमीशन का, यानी कि चेयरमैन या मेंबर, इनमें से कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं था, कोई सीट वैकेंट थी या कोई डिफेक्ट था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन के साथ ही उस डिसीजन के अनुसार काम आगे बढ़ चुका है, तो फिर उस डिसीजन को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, बस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट होने के कारण। और अगर कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में किसी पर्सन की जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तौर पे एक्ट कर रहा है या विजिलेंस कमीशन के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा कोई डिसीजन। यानी कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया, सबने यूनैनिमसली डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन प्रिवेल करेगा और ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा बस इस बेसिस पे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था कमीशन का वो ही
डिफेक्टिव था, या वो जो था उसमें कोई वैकेंसी थी, या जो अपॉइंटमेंट था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का या विजिलेंस कमिश्नर का वो ही डिफेक्टिव था, तो भी जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कोई इरेगुलरिटी थी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, कमीशन के प्रोसीडिंग्स में इरेगुलरिटी थी जो मेरिट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इरेगुलरिटी के कारण मेरिट इफेक्ट नहीं हो रहा था तो फिर जो है इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर मेरिट इफेक्ट हो रहा है ना केस का तो फिर इनवैलिड हो जाएगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो इनवैलिड कब नहीं होगा, जब मेरिट जो है केस का वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 9। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, जो हमें बता रहा है विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, the president may by notification authorize one of the vigilance commissioner to act as a central vigilance commissioner until the appointment of the new vigilance commissioner to fill such vacancy। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, किसी भी कारणवश सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का डेथ हो गया है और रेजिग्नेशन दे दिया है उन्होंने, ठीक है, या अदरवाइज जो है कोई रीज़न हुआ है जिसके वजह से ना कोई वैकेंसी आ गई है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पोस्ट पे, वो खाली हो गया क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की डेथ हो गई है या उसने रिज़ाइन दे दिया है या अदरवाइज़ कोई रीज़न की वजह से वैकेंसी आ गई है, तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी और वो ऑथराइज कर लेगी किसी विजिलेंस कमिश्नर को कि वो एक्ट करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक कोई न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वैकेंसी फिल नहीं कर देती, यानी कि ये पोजीशन खाली नहीं रह सकता है, और जब तक खाली है उस वक्त प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन दे के विजिलेंस कमिश्नर को किसी भी अपॉइंट कर देगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो और वो एक्ट करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तौर पर तब तक जब तक वो वैकेंसी फिल नहीं हो जाती है। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, जहाँ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है ना अनेबल हो जाता है अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, और ड्यू टू अब्सेंस और लीव और अदरवाइज, ठीक है, किस लिए अनेबल हो जाता है, ताकि क्योंकि वो अब्सेंट है या लीव पे है या कोई दूसरे रीज़न के कारण वो अनेबल हो जा रहा है अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने का, तो कोई भी विजिलेंस कमिश्नर जिसको भी प्रेसिडेंट को जो सही लगता है नोटिफिकेशन देगा और ऑथराइज कर देगा उसको कि डिस्चार्ज करो फंक्शन तुम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का, तब तक करो जब तक कि वो रिज्यूम नहीं कर लेता ऑफिस। अब वो जो है अब्सेंट है, लीव पे है या अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, तो किसी भी विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर तब तक के लिए जब तक ओरिजिनल जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो रिज्यूम ना कर ले अपना ऑफिस। ये हमें सेक्शन नंबर 10 में बताया जा रहा है। अब सेक्शन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज से रिलेटेड पावर है। तो जो कमीशन है ना, जब कंडक्ट करेगा कोई इंक्वायरी, जो रेफर किया गया है सब क्लॉज बी और सी में 8(1) सेक्शन नंबर 1 के, तो उसके पास सारे पावर है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होता है जब वो ट्राई करता है सूट किसके अंदर, CPC 1908 के अंदर, ठीक है। तो कमीशन जो है जब भी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी उसके पास सारे पावर होंगे सिविल कोर्ट के जो भी CPC के अंदर दिए गए हैं उसको ट्राई करने के लिए सूट, और पर्टिकुलरली उसके पास क्या पावर होगा, पर्टिकुलरली वो समन कर सकता है, ठीक है, इन्फोर्स कर सकता है किसी पर्सन का अटेंडेंस इंडिया के किसी भी पार्ट में, और एग्जामिन कर सकता है उसको ओथ पे, ठीक है। कौन करेगा, कमीशन करेगा। फिर उसको क्या करेगा, रिक्वायर करेगी डिस्कवरी या प्रोडक्शन किसी डॉक्यूमेंट का, रिसीव करेगी एविडेंस एफिडेविट पे, और रिक्विजिशन करेगी किसी पब्लिक रिकॉर्ड को और कॉपी किसी कोर्ट से या ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकती है पब्लिक रिकॉर्ड या उसका कॉपी किसी ऑफिस या कोर्ट से। फिर क्या करेगी, इशू कर सकती है कमीशन, किस लिए, ताकि एग्जामिन हो कोई विटनेस या डॉक्यूमेंट, और कोई अदर मैटर भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। इसमें ये वाइड पावर इंक्लूड करता है कि कोई अदर मैटर भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो कमीशन को सिविल कोर्ट की पावर दे रखी है कुछ चीज़ों में जो कि मेंशन किया गया है यहाँ 6 चीज़ें, उन सब चीज़ों में सिविल कोर्ट की पावर है जो CPC के अंदर दे रखी है सूट ट्राई करने के लिए। अब जो है सेक्शन नंबर 11A, ये हमें बता रहा है कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है।
तो क्या होगा, देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रेफर टू इन द कमीशन बाय द लोकपाल। तो क्या बोल रहा है कि देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की होने की ज़रूरत है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए, यानी कि उस जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है वो जॉइंट सेक्रेटरी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उसके रैंक से अबव होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और जो उसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे, जो कि रेफ़र किया गया है कमीशन को लोकपाल के द्वारा। ठीक है, तो लोकपाल के द्वारा इसको कमीशन को दिया गया है ये पावर कि क्या होगा, एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक के नीचे नहीं होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा ताकि वो कंडक्ट करे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, जो रेफ़र किया गया है कमीशन को लोकपाल के द्वारा। अब सेकेंड क्लॉज बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करेगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को और वैसे ऑफिसर और एम्प्लॉय को जो भी उसको लगता है सही, ताकि वो डिस्चार्ज कर सके अपना फंक्शन इस एक्ट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को वैसे ऑफिसर और एम्प्लॉय के साथ इन लोगों को दिया जाएगा ताकि वो फंक्शन अपना इस एक्ट के अंदर अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे जो कि हमें बता रहा है प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो भी कमीशन है ना, जो कमीशन शैल बी डीम टू बी अ civil code for the purpose of section 195 of chapter 26 of CRPC 1973 and every proceeding before the commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of 193(2)(8) for the purpose of 196 of IPC। ठीक है, तो क्या बता रहा है, कमीशन जो है ना उसको माना जाएगा कि सिविल कोर्ट है वो कमीशन। किस पर्पस के लिए, सेक्शन 195 के पर्पस के लिए जो चैप्टर नंबर 26 ऑफ CRPC में दे रखी है। और जितनी भी प्रोसीडिंग्स है जो कमीशन के सामने हो रही है उसको मानेंगे कि वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, कमीशन के सामने जितने भी प्रोसीडिंग्स है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। किसके मीनिंग के अंदर, 193(2)(8) और 196 ऑफ IPC के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या माना जाएगा, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो कमीशन क्या है, कमीशन को सिविल कोर्ट माना जाएगा 195 चैप्टर 26 ऑफ CRPC के अंदर, और जो है जितनी प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी 193(2)(8) और सेक्शन नंबर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 196 ऑफ IPC के अंदर। ठीक है, तो जितने भी प्रोसीडिंग कमीशन के सामने होंगे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगे। सिंपल। यहाँ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 3। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे जो कि बता रहा है एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट के बारे में। तो एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना कमीशन की, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर और सेक्रेटरी एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन के रिस्पेक्ट में वो कहाँ से लिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके बताइए कि कौन सा आर्टिकल डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो एनुअल रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू प्रोजेक्ट एनुअली टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट एज टू द वर्क डन बाय द कमीशन विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर अंडर रिपोर्ट। तो ये कमीशन की ड्यूटी है कि वो एनुअली ना प्रेजेंट करेगा रिपोर्ट, किसको, प्रेसिडेंट को देगा रिपोर्ट, जो भी वर्क डन किया गया है कमीशन के द्वारा 6 months के अंदर। ठीक है, 6 months के अंदर, किस टाइम से, जब क्लोज हो रहा है ईयर उस टाइम के 6 months के अंदर क्या क्या काम किया है कमीशन ने, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा कमीशन। अब ये जो रिपोर्ट रेफर किया गया ना सब सेक्शन 1 में, उसमें क्या क्या कंटेन करेगा, उसमें कंटेन करेगा एक सेपरेट पार्ट जिसमें फंक्शन दिया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट का, और इन सो फार एज इट रिलेट टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 4 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। और वो जो सेपरेट पार्ट है ना वो रिलेट करना चाहिए सेक्शन 4 क्लॉज 1 से, जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 में दे रखा है।
अब जो इसका लास्ट क्लॉज है वो बता रहा है जब रिसीव करेगा ना ऐसा रिपोर्ट प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो है उसको सामने रखेगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा वो रिपोर्ट को कमीशन के द्वारा जो सबमिट किया गया है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट को। अब यहाँ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 4। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि हमें मिसलेनियस के बारे में बता रहा है। तो इसका पहला सेक्शन जो है ना ये बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। तो कोई सूट या प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ना वो shall lie against the commission, central vigilance commissioner or any vigilance commissioner, the secretary or against any staff of the commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this act, ठीक है। अब इस सेक्शन में जो है ना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसी भी एक्शन को के लिए जो कि गुड फेथ में किया जा रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है कोई भी सूट नहीं लाया जा सकता है और कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं लाया जा सकता है। किसके अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता है, किसी कमीशन, इस कमीशन के अगेंस्ट जो इस एक्ट में कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अगेंस्ट, विजिलेंस कमिश्नर के अगेंस्ट, सेक्रेटरी या स्टाफ कमीशन के स्टाफ, इस कमीशन का जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट, किस रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज़ जो वो गुड फेथ में उसने किया है या वो करने वाला इस एक्ट के अंदर, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं लाया जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हमें बता रहा है सेक्शन नंबर 15 में। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 16 की तरफ जो बता रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग होंगे पब्लिक सर्वेंट, तो जितने भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और जितने भी विजिलेंस कमिश्नर है ना और जो सेक्रेटरी है, स्टाफ है कमीशन का, उसको माना जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट है। किसके अंडर, सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी के अंदर इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और ये बताया गया हमें सेक्शन नंबर 16 के अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 जिसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय द कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन। तो द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एनी एजेंसी ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द कमीशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द कमीशन। अब जितनी भी रिपोर्ट होगी ना किसी इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी किसने कंडक्ट की है, एजेंसी ने कंडक्ट की है, वो किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, वो कमीशन को फॉरवर्ड किया जाएगा इंक्वायरी की रिपोर्ट, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 बताया जा रहा है तो कमीशन जो है ना ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिपोर्ट और आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी अदर फैक्टर रेलेवेंट देयर टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एज द केस में बी एज टू द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब भी कमीशन जो है, कमीशन को एक बार रिपोर्ट मिल जाएगी जो सबसेक्शन 1 में बताई गई है, ठीक है, और वो जब उसको कंसिडरेशन में ले लेगा सारे फैक्टर्स को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा या कॉर्पोरेशन को एडवाइस करेगा जो कि एस्टैब्लिश हुई है सेंट्रल एक्ट के अंदर, या तो कोई गवर्नमेंट कंपनी या सोसाइटी या लोकल अथॉरिटी को भी एडवाइस कर सकता है जो कि ओन या कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सके, ठीक है। तो एडवाइस कौन करेगा, कमीशन एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या उसकी कोई कंपनीज या सोसाइटी या लोकल अथॉरिटीज़ को फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। अब क्लॉज 3 बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और जो कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश होती है बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट या गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी और अदर लोकल अथॉरिटी जो ओन और कंट्रोल की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो कंसीडर करेगी एडवाइस कमीशन का और अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। तो ये सारी चीज़ को जो एडवाइस दी ना कमीशन ने, अब जो है इनकी ड्यूटी है कि वो कमीशन की एडवाइस को कंसीडर करे और उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले क्लॉज 3 में। अब इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कॉरपोरेशन जो स्टैब्लिश की गई सेंट्रल एक्ट के अंदर गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, सोसाइटी या अदर लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो कि ओन या कंट्रोल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो अगर एग्री नहीं होती है कमीशन के एडवाइस पे और वो रीज़न रिकॉर्ड करती है कि वो क्यों नहीं अग्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं अग्री है उसके एडवाइस पे, और वो रिकॉर्ड करके रीज़न सेम कम्युनिकेट कर देगी कमीशन को, ठीक है, वो एडवाइस पे वो क्यों नहीं अग्री है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 70। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे जो बता रहा है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो जो कमीशन है ना वो क्या करेगी, किस चीज़ के लिए कॉल कर सकते हैं, रिपोर्ट के लिए, रिटर्न के लिए, स्टेटमेंट के लिए, किससे मांगेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेगी, किसी कॉर्पोरेशन जो स्टैब्लिश की गई सेंट्रल एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी और अदर लोकल अथॉरिटी से जो ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट, ताकि इनेबल कर सके और एक्सरसाइज कर सके जनरल सुपरविजन, ठीक है, किस पे, विजिलेंस पे और एंटी करप्शन वर्क पे, किसी गवर्नमेंट के अंदर और कॉर्पोरेशन के अंदर और गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी और लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर। तो सिंपली इस सेक्शन में यही कह रहा है कि कमीशन जो है ना वो रिपोर्ट मंगा सकती है, रिटर्न मंगा सकती है और स्टेटमेंट मंगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कॉर्पोरेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टैब्लिश हुई है के अंडर, और कोई कंपनी, सोसाइटी या लोकल अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट ओन कर रही है उसको, और एक्सरसाइज करेगी उस पर जनरल सुपरविजन, ठीक है, और एंटी करप्शन वर्क और विजिलेंस की तरफ उसका जनरल सुपरविजन रहेगा,
ठीक है, उस कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी और लोकल अथॉरिटीज़ में। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 19 की तरफ, जो कि बता रहा है कंसल्टेशन विद द कमीशन इन सर्टेन मैटर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब रूल्स बनाएगी, रेगुलेशन बनाएगी, गवर्न करेगी विजिलेंस को और डिसिप्लिनरी मैटर, ठीक है, तो रिलेटिंग टू अ पर्सन अपॉइंटिंग टू पब्लिक सर्वेंट एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन और टू द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंसल्ट द कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल बना रही है या रेगुलेशन बना रही है, गवर्न कर रहा है विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर जो रिलेट कर रहा है किसी पर्सन से जो अपॉइंट किया गया है पब्लिक सर्विस के लिए और पोस्ट के लिए, जो कनेक्टेड है यूनियन के अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, पोस्ट कनेक्टेड एंड यूनियन के अफेयर से रिलेटेड, और कोई मेंबर जो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है और जो तो वो क्या करेगी, कंसल्ट कर सकती है कमीशन के साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स या रेगुलेशन से गवर्न कर सकता है कोई भी विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर जो कि रिलेटेड है किसी पर्सन से जो अपॉइंट किया जा रहा है पब्लिक सर्विस पोस्ट में और उससे रिलेटेड पोस्ट में, जो कि डील करती है यूनियन के अफेयर से और कोई मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, और कंसल्ट करेगी कमीशन को। ठीक है, तो कमीशन को कंसल्ट किया जा सकता है किसी सर्टेन मैटर में, सेक्शन 19। अब सेक्शन 20 हमें बता रहा है रूल मेकिंग पावर के बारे में। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में रूल बनाएगी, किस पर्पस से लिए, ताकि कैरी आउट किया जा सके इस एक्ट के प्रोविजंस को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। फिर जो है सेकेंड क्लॉज बता रहा है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर नेमली। तो क्या बताया जा रहा है कि ये जो पावर्स है ना, उस पावर में क्या इंक्लूड होगा, ये तीन चीज़ें जो दे रखी हैं, ये सारी मैटर्स जो हैं इंक्लूड होंगी वैसे रूल्स में। जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ना सबसेक्शन 1 के अंदर, उसमें ये तीनों इंक्लूड हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टाफ एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में जो कंडीशन ऑफ सर्विस दे रखी है और नंबर ऑफ स्टाफ जो है, ये सारे रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अदर पावर जो है सिविल कोड के, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 11 के क्लॉज F में। ठीक है, और कोई अदर मैटर जो रिक्वायर किया गया है और जो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इन सब के रिगार्डिंग जो है रूल मेकिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन नंबर 21। ये क्या बता रहा है, पावर टू मेक रेगुलेशंस। तो कमीशन जो है ना प्रीवियस अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का और नोटिफिकेशन दे सकती है ऑफिशियल गैजेट में, ताकि क्या करे, रेगुलेशन मेड करे जो कि इनकंसिस्टेंट ना हो इस एक्ट से और रूल से। ठीक है, और उसके अंदर प्रोवाइड करेगी सारे मैटर जिसके लिए प्रोविजंस जो है ना, प्रोविजंस इज एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है जो कमीशन जो है ना वो प्रीवियस अप्रूवल से, किसके प्रीवियस अप्रूवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल से, जो नोटिफिकेशन दे सकता है ऑफिशियल गैजेट में और रेगुलेट कर सकता है प्रोविजंस जो कि इनकंसिस्टेंट ना हो इस एक्ट या रूल से। और वो क्या प्रोवाइड करेगा, जितने भी मैटर हैं जिससे प्रोविजंस जो हैं ज़रूरी हैं इस एक्ट के प्रोविज़न को अफेक्ट में लाने के लिए, वो मैटर्स को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो फिर कमीशन जो है प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रेगुलेशंस बना सकती है वैसे कुछ मैटर्स के लिए जो कि ज़रूरी है इस एक्ट के पर्पस के लिए। ठीक है, अब क्लॉज 2 बता रहा है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन सच रेगुलेशन में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर नेमली the duties and the power of the secretary under section number 3 clause 4, the procedure to be followed by the commission under 9 clause 2। तो क्या बताया जा रहा है, वैसे जो रेगुलेशन है ना वो क्या प्रोवाइड करेंगे, ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। क्या ड्यूटी और पावर क्या होगी सेक्रेटरी की सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंदर, और प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा कमीशन के द्वारा सेक्शन नंबर 9 क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है ये पावर दिया जा रहा है इसमें ताकि रेगुलेशंस बनाए जा सके। तो कमीशन के पास पावर है, लेकिन वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेगी और फिर जो भी रेगुलेशंस बनाएगी वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस एक्ट और रूल के, और वो वैसे होने चाहिए जो ज़रूरी है इस एक्ट के प्रोविज़न को इफेक्ट में लाने के लिए। और सब क्लॉज 2 बोल रहा है
कि जो वैसे रेगुलेशंस होंगे ना वो प्रोवाइड क्या करेंगे, फॉलोइंग मैटर्स, जो जिसमें ड्यूटीज़ और पावर डिसाइड करी जाएगी सेक्रेटरी की, ठीक है। और दूसरी क्या है, प्रोसीजर जो भी कमीशन फॉलो करेगा वो भी बताया जाएगा इसके अंडर, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 22 हमें बता रहा है नोटिफिकेशन रूल ETC टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो जितने भी नोटिफिकेशन इशूड होंगे ना क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर 8 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज B के अंदर, और जितने भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जितने भी रेगुलेशंस कमीशन बनाएगा इस एक्ट के अंदर, वो जैसे ही बनेगा उसको दोनों हाउस के सामने, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाएगा जब वो सेशन में होगा। कितने दिन तक, 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, जो कंप्राइज करेगा एक सेशन में या एक से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे। इसमें बता रहा है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है, कब, इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविज़न को अफेक्ट में लाने के लिए कोई डिफ़िकल्टी अराइज हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ऑर्डर देगी, और वो ऑर्डर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा इस एक्ट के प्रोविज़न से, और वो रिमूव कर सकती है डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देगी जो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, और वो रिमूव कर सकती है वैसे डिफ़िकल्टी जो इस एक्ट के प्रोविज़न्स को लाने में, अफेक्ट में लाने में डिफ़िकल्टी अराइज कर रहा है, ठीक है। इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये जो भी ऑर्डर है ना डिफ़िकल्टी रिमूव करने की, ये 2 साल के अंदर ही अंदर मेड किया जाएगा जब ये एक्ट कमेंस होगा, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। 2 साल का टाइम पीरियड याद रखिएगा। सब क्लॉज 2 बोल रहा है जितने भी ऑर्डर जो मेड किए जाएंगे इस सेक्शन के अंदर, वो क्या होगा, दोनों हाउस के सामने रखा जाएगा। ऑर्डर बनाया, दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के सामने इसको प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, उनके अप्रूवल के लिए। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 24। ये प्रोविज़न किससे रिलेटेड है, टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 24 हमें बता रहा है प्रोविज़न रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा कमीशन सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 के अंदर, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिजोल्यूशन पास करेगी। तो क्या बोल रहा है, सेल इन सो फार एज इट्स फंक्शन इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन एक्ट कंटिन्यू टू डिस्चार्ज द सेट फंक्शन। तो क्या बताया जा रहा है, जो फंक्शन जो होंगे ना इस एक्ट के अंदर, जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, नॉट इनकंसिस्टेंट इस एक्ट के प्रोविज़न से, तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा फंक्शन। कैसे फंक्शन, सारे एक्शन और डिसीजन जो भी विजिलेंस कमीशन लेंगे, इन सो फार एज सच एक्शन एंड डिसीजन आर रिलेटेबल टू द फंक्शन ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन बाय द कमीशन। तो ठीक है, वो डिस्चार्ज करेगी फंक्शन जो है, ये कंटिन्यू करेगी डिस्चार्ज करने का, ये फंक्शन डिस्चार्ज करेगी। कौन डिस्चार्ज करेगी, विजिलेंस कमीशन जो है डिस्चार्ज करेगी फंक्शन, और वो क्या लेगी, सारे एक्शंस लेगी, सारे डिसीजंस लेगी, ठीक है, विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और वो जो है वो जो एक्शन और डिसीजन जो होंगे ना, वो रिलेटेबल होने चाहिए फंक्शन से, जो कि कमीशन का फंक्शन है जो इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, और वो माना जाएगा कि वो कमीशन के द्वारा वो डिसीज़न लिया गया है। वैसे एक्शन और डिसीज़न जो है वो कमीशन ने लिया है। फिर जितने भी प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग है विजिलेंस कमीशन के सामने, ठीक है, तो वो क्या, और वो रिलेट कर रहे हैं कमीशन के फंक्शन से, उसको माना जाएगा कि वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है कमीशन को, और वो उस अकॉर्डिंग अपने एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसको डील किया है उसने। फिर थर्ड बोल रहा है जो एम्प्लॉई है विजिलेंस कमीशन का, उसको मानेंगे कि वो क्या है, एम्प्लॉई है कमीशन का, और उस पर सेम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है। और जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटी है विजिलेंस कमिश्नर की, वो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कमीशन को। एसेट्स और लाइबिलिटी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, कमीशन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 24। अब सेक्शन नंबर 25 जो है ये बता रहा है अपॉइंटमेंट और ETC ऑफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहा है। अब नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फेमा एक्ट ऑफ
1992, ठीक है। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि कुछ भी दिया हो फेमा एक्ट ऑफ 1999 के अंदर और किसी अदर लॉ के अंदर जो इन्फोर्स्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। किसको अपॉइंट करेगी, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को अपॉइंट करेगी। किसमें, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होता है उसको अपॉइंट करेगी। और उसको अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी का रिकमेंडेशन लगेगा, उस रिकमेंडेशन के लिए कमेटी जो होगी ना, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। सबसे पहले तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा जो कि चेयरमैन होगा, फिर विजिलेंस कमिश्नर होगा जो कि मेंबर होगा उसका, फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इंचार्ज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो भी एक मेंबर होगा। और चौथा मेंबर होगा सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर जो है, जो इंचार्ज है, वो भी एक मेंबर होगा। और फिर जो होगा पांचवा मेंबर, वो कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी एक मेंबर होगा। तो टोटल कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे। तो सबसे पहला मेंबर कौन होगा, चेयरमैन होगा विजिलेंस कमिश्नर का। दूसरा कौन होगा, मेंबर होगा एक विजिलेंस कमिश्नर। तीसरा कौन होगा, सेक्रेटरी होगा किसका, होम अफेयर का। चौथा क्या होगा, वो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का। और पांचवा कौन होगा, वो भी सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। तो ये 5 मेंबर होंगे जो कमेटी के मेंबर होंगे और जो रिकमेंडेशन देंगे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब आते हैं सब क्लॉज बी हमें बता रहा है, जब हम ये रिकमेंडेशन देंगे ना, तो कमेटी जो है कंसिडरेशन में लेगी क्या, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर जो एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अब जब रिकमेंडेशन दे रही होगी कमेटी, तो वो क्या क्या कंसीडर करेगी, वो कंसीडर करेगी इंटीग्रिटी क्या है ऑफिसर्स की, एक्सपीरियंस क्या है उनका ऑफिसर, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो कंसीडर करेंगी। फिर जो है नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो कोई भी पर्सन जो है ना, जो एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक का बिलो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो एलिजिबल होता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बनने के लिए। किसके रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के बिलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फिर डी क्लॉज बता रहा है कि जो डायरेक्टर ऑफ पर्सनल है ना, वो कितने टाइम तक होल्ड करेंगे ऑफिस, वो 2 साल तक होल्ड करेंगे, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, जिस दिन से उसने अज्यूम किया है ऑफिस। अब इसका ई क्लॉज बोल रहा है जो भी डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल होंगे ना, वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ कमिटी, ठीक है। अब डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं होगा उनका जब तक जो है कमेटी का प्रीवियस कंसेंट ना लिया जाए, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट भी कमेटी के कंसेंट से ही हो रही है, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र भी उसकी कंसेंट से ही होगा। अब जो क्लॉज एफ है वो बता रहा है कि जो कमेटी रेफ़र की गई है ना क्लॉज 1 के अंदर, ए के अंदर, वो इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट, किस पोस्ट के लिए, अबव लेवल ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, और रिकमेंड करेगी एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट किस चीज़ का, टेन्योर का। वैसे ऑफिसर के टेन्योर का एक्सटेंशन भी कर सकती है और उसको कम भी कर सकती है, ठीक है, उस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के अंदर, ठीक है। तो कमेटी कंसल्ट करेगी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का और रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स को किसी पोस्ट के लिए जो डिप्यूटी डायरेक्टर के लेवल के अबव हो, ठीक है, इन्फोर्समेंट के अंदर उसका एक्सटेंशन और कर्टेलमेंट भी कर सकती है टेन्योर का। फिर जो लास्ट क्लॉज इसका ये बता रहा है, ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन अंडर क्लॉज एफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शिल पास ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट टू गिव अफेक्ट टू द स्टेट रिकमेंडेशन।
तो जब रिसीव्ड हो जाएगा वैसा रिकमेंडेशन क्लॉज एफ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पास करेगी ऑर्डर करेगी जो भी उसको सही लगता है, ताकि उस रिकमेंडेशन को अफेक्ट में लाया जा सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। अब एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन बचा है हमारे इस एक्ट में। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एक छोटा सा सेशन रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल एंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो दिस इज़ ट्विंकल झा signing off today's session. Thank you.